क्या बताऊं मैं आप लोगों को। सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि इस फार्मेसी की पगार से घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए कई महीनों से बड़ा परेशान हूं मैं। अरे कमलाकांत जी, ये परेशानी तो हम सबके साथ है। क्या करें? अगर ये नौकरी छोड़ के जाए तो जाएंगे कहाँ? यही तो मजबूरी है पाटिल साहब, और महंगाई है कि दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती चली जा रही है। इस फार्मेसी की पगार से गुजारा करना मुश्किल हो गया है, और ऊपर से कर्जे सर पर चढ़े हुए हैं। अचानक आप इस बात से परेशान हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? अरे नहीं नहीं राधे श्याम जी, इसके साथ साथ एक और परेशानी सर पर आ गई है। बेटे की पढ़ाई के लिए डोनेशन की जरूरत है, और वो भी पूरे 50,000 रुपए। 50,000? 50,000? इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे आप? इसलिए तो मैंने शादी नहीं की। इन सब चक्करों में जिंदगी तबाह हो जाती है। अरे पांडे जी, जिसके सर पे जिम्मेदारी आती है ना, उसे निभानी ही पड़ती है। आप क्या करेंगे आप? अरे यही तो समझ में नहीं आ रहा राधे श्याम जी कि क्या करूं। उधर घर पर बीवी उल्हाने पे उल्हाने दिए जा रही है, कहती है कि कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त करो, बेटे का भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए। बात तो सही है। सोचता हूँ कि क्यों ना अपने कंपनी के मालिक चड्ढा साहब से मांग लूं। हाँ, ऐसी जरूरत में मांगने में हर्ज क्या आपको? कंपनी के आप पुराने आदमी हैं। चड्ढा साहब का आप पर विश्वास भी है, वो मना थोड़े ही करेंगे। लेकिन पांडे जी, मुश्किल ये है कि संकोच होता है। अरे इस जिंदगी में आज तक मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, और अब हिम्मत नहीं होती। अरे आप खैरात थोड़ी मांग रहे, कर्जा मांग रहे, बाद में चुका देना। जाइए जाइए, बात कीजिए। हाँ जाइए। हाँ जाइए कमलाकांत जी, इसमें सोचने की क्या बात है? आप लोग शायद ठीक कह रहे हैं। मैं अभी जाकर चड्ढा साहब से बात करता हूँ। हाँ, बेचारे शरीफ आदमी है, और 50,000 रुपया कहाँ से लाएंगे? इनका बेचारे का काम हो जाएगा। आप इस वक्त? सही वक्त तो यही है। मैं जानता था इस वक्त कमलाकांत जी यहाँ नहीं होंगे। पूरी जानकारी लेके आए हैं आप। नौकरी करने वाले इस वक्त घर पे कहाँ होते हैं, ये तो हर किसी को मालूम होता है रत्ना। रत्ना, चलिए अपने फॉर्मेलिटी छोड़ के मेरा नाम तो लिया। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं। अंदर आने को नहीं कहो। सॉरी, आइए प्लीज। एक बात कहूं, अब इस आपकी भी जरूरत नहीं है। चलिए, ये भी अच्छी बात है। हमने आपसे तुम की दूरी तय करने में ज्यादा वक्त नहीं गंवाया। यही तो आपकी अच्छी बात है। शौक से मुझे भी तुम कह के पुकार सकती हो, मेरा नाम भी ले सकती हो। अच्छा, तो कल जब आप, मेरा मतलब है तुमने फोन किया था, तब क्यों नहीं बताया कि तुम आने वाले हो? अचानक आकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेके आया। इसकी क्या जरूरत थी? रत्ना, मुझे लगा कि हम अपनी पहचान के थोड़ा करीब जा रहे हैं, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसे अपनी खास पसंद से लेकर आया। थैंक्स। कमलाकांत जी पर कुछ असर हुआ या नहीं? वो तो सिद्धांत के पुतले बने हुए हैं। ईमानदारी का भूत सवार है उनके सर पे। इस ईमानदारी से वो ना अपना भला कर पा रहे हैं, ना अपने घर वालों का भला कर पा रहे हैं। ऐसी ईमानदारी से फायदा ही क्या है? अच्छा आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं, नहीं रत्ना, तुम जितनी देर साथ में रहोगी मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। तुम्हारी ये हंसी, इस हंसी पर मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ रत्ना। प्लीज डॉक्टर साहब, इस तरह की बातें मत कीजिए। चलिए, नहीं करता। अच्छा एक बात बताइए, ये कमलाकांत जी हमेशा से ऐसे ही हैं क्या? क्या उनमें कोई महत्वाकांक्षा, उनका कोई सपना नहीं है? वो तो बहुत डरपोक और बेवकूफ किस्म के इंसान है। जिंदगी की भागदौड़ और संघर्ष ने उनके सारे सपने मार दिए हैं। वो अपने सपनों के साथ साथ तुम्हारे सपने ही मारने में लगे हुए हैं।
अफसोस होता है। वो तो कभी किसी से कुछ मांगते ही नहीं है, अपनी जरूरतों के लिए किसी से कुछ कहते ही नहीं है। जो कुछ भी है बस उसी में गुजारा करो, यही आदत है उनकी। छठा साहब की कमाल के आदमी है। अरे कमलाकांत जी, बात हो गई? हम जानते थे चड्ढा साहब आप जैसे ईमानदार और वफादार आदमी को इनकार नहीं कर सकते। अरे राधे श्याम जी, क्या बताऊं, मैं तो बात ही नहीं कर पाया। क्या? हाँ, अरे चड्ढा साहब के सामने खड़े खड़े मैं उनसे भस्म, चूर्ण और औषधियों के बारे में बात करता रहा, और अपने मामले में मैंने बात ही नहीं करी। अरे आप बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको तो 50,000 मांग लेने चाहिए थे। अरे भाई, पता नहीं क्या हुआ, मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा। इस मामले में तो मेरी जुबान ही नहीं खुली। कमाल कर रहे कमलाकांत जी, अपनी जरूरत के लिए तो बोलना ही पड़ता है। क्या बताऊं राधे श्याम जी, संकोच होता है कि कहीं उन्होंने मना कर दिया तो क्या इस वजह से आप बोलेंगे नहीं? हाँ, इतना भी भोलापन ठीक ठाक नहीं है कमलाकांत जी। अगर मेरी ऐसी कोई जरूरत पड़ी होती तो मैं तो सीधा जाकर बात करता। अब भी मौका है, जाकर बात कीजिए। अरे पांडे जी, ऐसा करता हूँ, आज नहीं कल मांग लूंगा। अरे कमलाकांत जी, अभी क्या इसके लिए मुहूर्त निकालोगे? नहीं पाटिल, कल मैं इस मामले में उनसे जरूर बात करूंगा। ऐसी मुसीबत आ गई है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। आप भी बेकार का टेंशन ले रहे हो, आसान काम को मुश्किल कर रहे हो। ये संकोच और शर्म छोड़िए कमलाकांत जी, आप कोई चोरी करने थोड़ी ना जा रहे हैं। लोन मांगने में किस बात का संकोच? अरे देना है तो दे देंगे, नहीं तो अपन दूसरा तरीका अपनाएंगे। कमलाकांत जी, आप भी सचमुच। शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं, मैं कल इस मामले में बात जरूर करूंगा। कमलाकांत जी भी अजीब चीज है। हाँ, जब मैंने पहली बार तुम्हें डिस्पेंसरी में देखा था ना, तभी मेरी समझ में आ गया था कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। 25 साल मैंने इस आदमी के साथ कैसे गुजारे हैं, ये मेरा दिल ही जानता है। जिसकी तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी हो, वो चोरी करे, डाका डाले, फिर भी कम। कसम से, मैं अगर तुम्हारे पति की जगह होता ना तो तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देता। मेरे तो सारे अरमान अधूरे रह गए। एक साड़ी तक के लिए तरस जाती हूँ मैं। अरे नहीं, ऐसा मत सोचो, मैं हूं ना। तुम्हारा पति ऐसे नहीं मानेगा, उसके लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। कि बुद्धि में कोई बात नहीं आने वाली। अरे उससे ज्यादा करने की कुछ जरूरत ही नहीं थी। वो अपनी इसी नौकरी में काफी कमा सकता था, और उसके बल पर मैं भी कमा सकता था, मुझे भी फायदा हो सकता था। वो बेवकूफ तैयार हो तब ना। मेरे बेटे की चिट्ठी आई है, उसे एडमिशन के लिए 50,000 रुपए का डोनेशन चाहिए। कहां से आएगा इतना सारा पैसा? मुझे डर है कि इनकी ईमानदारी कहीं मेरे बेटे का भविष्य न बिगाड़ दे। ऐसे उदास मत हो रत्ना। मेरी कमजोरी है कि मैं किसी को उदास नहीं देख सकता। ये रख लो। आप कब तक इस तरह से मेरा ख्याल रखेंगे? रहने दीजिए। रख लो रत्ना, ये मैं तुम्हारे अपने खर्चे के लिए दे रहा हूं। अरे तुम्हारे जैसी औरत को तो सजा कर रखना चाहिए, और उस बेवकूफ ने क्या कपड़े पहना रखे हैं। देखो, तुम अपने खर्चों में बिल्कुल कटौती मत करना। हाँ, आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। इसके पीछे मेरा अपना स्वार्थ भी तो है। लेकिन वो मेरे बेटे का क्या होगा? 50,000 रुपए कहाँ से आएंगे? तुमने कमलाकांत को नहीं बताया? बताया था, वो अपने मालिक मिस्टर चड्ढा से बात करने वाले हैं। चड्ढा साहब 50,000 रुपए देंगे, और वो भी कमलाकांत को। बहुत भोला है तुम्हारा पतिदेव भी रत्ना। अरे चड्ढा इतना रहम दिल नहीं है, वो क्या पैसे देगा? पता नहीं क्या होगा। जो होगा अच्छा होगा। मैं हूं ना। अभी चलूं? फिर आओगे? चलो।
यस चीयर्स। आज कितने महीनों बाद हम एक साथ बैठे हैं। सुबह जब आपका फोन आया था उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था आज की शाम आपके नाम। अरे ये तो आपका बड़प्पन है चड्ढा साहब, वरना कहाँ इतनी बड़ी फार्मेसी के मालिक और कहाँ मैं एक मामूली डॉक्टर। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं। आपकी और हमारी दोस्ती को 15 से 20 साल हो रहे हैं और बिजनेस के साथ साथ हमारी दोस्ती भी चल रही है। हाँ क्यों नहीं, इसमें क्या शक है। इसीलिए तो मैंने अपनी दवाओं का ऑर्डर आज तक किसी और कंपनी को नहीं दिए। मुझे भी अब आप जैसे खुले दिमाग के लोगों के साथ बैठने मजा आता है। मैं तो आपकी आइडियोलॉजी फॉलो भी करने लगा हूँ। मेरी आइडियोलॉजी? अरे हाँ, वो आप कहते हैं ना कि हर आदमी आजाद है और किसी को हक नहीं है किसी की आजादी में दखल अंदाजी करने का। अच्छा, तो ये बात आज तक आपको याद है? जी हाँ। अच्छा ये बताइए आपकी प्रैक्टिस वगैरह कैसी चल रही है? एज यूजुअल। इधर हमारे शहर में कई आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन आप तो काफी पुराने हैं और आपका एक्सपीरियंस। हाँ, इसीलिए मुझे मरीजों की कमी भी नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। आप सुनाइए। अब मैं क्या सुनाऊं डॉक्टर साहब, हमारे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए हैं और बेनिफिट कम। मेरा मतलब है प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उतना नहीं रहा और ऊपर से सरकार ने टैक्स भी बढ़ा दिया है। और इसीलिए आपने वो टैक्सों की पूर्ति हमसे शुरू कर दी है। जो ये त्रिफला और भास्कर चूर्ण 50 रुपए में मिलते थे, उनकी कीमत आप 150 रुपए कर दी है। वो तो मेरी मजबूरी थी। ठीक है, आप हमसे वसूलें और हम मरीजों से। अच्छा हाँ चड्ढा साहब, वो आपके वहाँ कमलाकांत काम करता है ना, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमलाकांत? वो तो हमारे फार्मेसी का सबसे पुराना और वफादार वर्कर है। उसके जैसे ईमानदार आदमी तो आजकल मिलना बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब। लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? छोड़िए, अब जाने दीजिए ना। बोलिए ना डॉक्टर साहब, कोई तो बात होगी। अब क्या बताऊं, एक तरफ उसने आपके ऊपर इतना विश्वास पैदा किया हुआ है, दूसरी तरफ सचमुच किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता कि वो ईमानदार है या नहीं। डॉक्टर साहब, उसकी ईमानदारी पर आपको किसी तरह का शक है क्या? अभी कल ही की बात है, उस कमलाकांत ने ऑफिस में केशियर को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़वाया है। वो तो एक निहायत शरीफ आदमी है, मैं तो उस पर बहुत भरोसा करता हूँ। लेकिन वो इतने भरोसे के लायक नहीं है चड्ढा साहब। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ चड्ढा साहब, अरे मेरे साथ तो यही किया उसने। एक बार मेरे पास आया और हाथ पैर जोड़ने लगा मेरे, कहने लगा मुझे 50,000 रुपए चाहिए, लड़के का एडमिशन करवाना है, डोनेशन देना है। मुझे लगा उसके लड़के के भविष्य का सवाल है तो तरस खाकर दे दिए। फिर क्या चड्ढा साहब, साल भर से ऊपर होने को आ गया, अभी तक पैसे देने का नाम नहीं है। एक बार मैंने पूछा भी तो कहने लगा अगले महीने दूंगा, लेकिन वो अगला महीना तो कभी नहीं आया। ये तो कमलाकांत के बारे में आप नई बात बता रहे हैं। लेकिन चड्ढा साहब, ये बात आप उसको बोलिएगा नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे तो ये सुनकर हैरानी हो रही है। अरे वो पैसे मांगने के लिए इसी तरह के बहाने बनाता है चड्ढा साहब। लेकिन देखिए, ये बात आप उसे बोलिएगा नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, ये बात मुझ तक ही रहेगी। कमलाकांत ऐसा भी कर सकता, ये मुझे मालूम नहीं था। डॉक्टर साहब, एक पेग और बनाइए। हाँ